हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर है ये होने वाला है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा अलग अलग। इसमें 1D मोशन 2D मोशन आता है। मतलब कुछ इस तरीके से रहेगी इसका कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन 1D में, मतलब जब चार्ज रेस्ट पे था या उसी डायरेक्शन के अलोंग है। सेकंड जो लेक्चर आएगा उसमें होगा कि या तो ये पर्टिकुलर कोई एंगल बना के एंट्री ले रहा होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री ले रहा होगा। थर्ड वाला जो आएगा उसमें आएगा मास भी। यहाँ कहीं भी मास नहीं लिखा तो हमें वहां पर ग्रेविटी भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। आज का जो लेक्चर है उसमें ग्रेविटी कहीं इंक्लूडेड नहीं होने वाली है, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड ही होने वाला है। अब आपके दिमाग में ये चीज जरूर आएगी अगर आप ध्यान से सोचोगे तो कि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और हम दूसरी तरफ पढ़ रहे हैं चार्ज इन मोशन की मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो उसके भी मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें हम चार्ज की एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज है, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब ये मूव कर रहा होगा तब भी तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो बात अलग है कि साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा जो इस चैप्टर का कंसर्न नहीं है। तो इस मूविंग चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा और कुछ पाथ अलग तरीके का ट्रेवल कर सकता है, उसी के बारे में हमें स्टडी करनी है। पिछला जो लेक्चर था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का उसको अच्छे से देख लेना। उसमें मैंने एक चीज मिस रह गई थी मुझसे। ये तो बता दिया था कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कुछ ऐसा बाहर की तरफ निकलता है। एक वीडियो में डाल देता हूँ, हमारे घर पे छत पे छुई मुई का पौधा होगा, वो उस पर बहुत अच्छा फूल है, तो उसमें से जो उसके फाइबर्स निकल रहे हैं वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट चार्ज की वजह से। लेकिन मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं बताया था। देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म को ही कांस्टेंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में कांस्टेंट रहे। तो डायरेक्शन में कांस्टेंट रहे मतलब सारे एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, और मैग्नीट्यूड मतलब इनके बीच की डिस्टेंस सेम रहे। तो ऐसा कोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब आप जो लाइन वाली कॉपी में लिखते हैं उसकी जो लाइंस हैं एक तरीके से समझ लो कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज जो हम लेक्चर देखेंगे उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करेंगे। एक क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आया हुआ है, पर उसको मैं बाद में कराऊंगा अलग से। 2020 में आया था शायद, उसको मैं बिल्कुल अलग से ही लूंगा, ठीक है। तो ताकि क्या है वो फिर एडवांस लेवल के लिए वैसा सा कुछ बन जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और पहला केस ले रहे हैं हम रेस्ट वाला। तो यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो रेस्ट पे है। तो जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात करूंगा मैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाना चाहता है, मतलब ये इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। मान लो यहाँ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता एक, अब ये मत सोचना आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, क्या ऐसे समझ लो मैं एक ही डायग्राम कंजूसी कर रहा हूं, मैं एक ही डायग्राम में दोनों समझाना चाह रहा हूं। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये याद कर लो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब फ्लो होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही फ्लो होता है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फ्लो होता है। डन। फ्लो क्यों होता है? क्योंकि उस पर फोर्स लगता है। मान लो इन दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी क्यू वाला चार्ज का है और ये भी क्यू वाले चार्ज का है, लेकिन ये माइनस क्यू है। सिंपल। अच्छा, इस पर फोर्स कितना लगेगा हमें पता है। E इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू, यही होता है फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। यहां पर ये जो चार्ज है कांस्टेंट हमने लिया, चार्ज तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो नहीं रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कांस्टेंट लिया है, टाइम के हिसाब से या डिस्टेंस के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा। तो ये जो फोर्स आएगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई, वो कैसा आएगा, कांस्टेंट। मतलब इस पार्टिकल पर एक फोर्स लगने लगा। जब किसी भी पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है तो वो उसको एक्सेलरेट कराता है। तो यहां पर क्या आएगा, एक एक्सेलरेशन आएगा, ए इज इक्वल टू एफ बाय एम, इस टाइप से कुछ। अब आप बोलोगे मास तो आ गया, ग्रेविटी को कंसीडर मत करो यहां पर। अभी ये ग्रेविटी के बिना वाला फील्ड है, मतलब ऑप्शन से पता लगेगी बेसिकली ये चीज है। ऐसा ऑप्शन में कहीं मास एमजी वगैरह नहीं, मतलब एमजी नहीं आ रहा होगा, कहीं स्मॉल जी जो है ग्रेविटेशन का वो नहीं आ रहा होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। वरना क्या हो जाएगा, अगर मास ही जीरो है तो एक्सेलरेशन इनफाइनाइट, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ई जब कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट है, और फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है या यूनिफॉर्म होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जब यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। वेलोसिटी या तो बढ़ेगी या घटेगी, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन।
पर अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बात करूं कि अगर एक्सिलरेशन जो है कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी कॉन्स्टेंटली। मतलब जैसे अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ का जो एक्सिलरेशन है, अगर मैं ऑन एन एवरेज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लूं, तो वेलोसिटी अगर बढ़नी होगी तो 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी। पहले जीरो होगी तो फिर 10, 20, 30 इस तरीके से, और घटेगी भी तो अभी से 30, 20, 10, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, नहीं नहीं, वेलोसिटी चेंज होगी। तो फिर हम उस वेलोसिटी का पता कैसे लगाएंगे? तो एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो मोशन की इक्वेशन हम लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 इक्वेशंस है वो तीनों यहां पर एप्लीकेबल होगी। इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो अब उल्टा चलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है पहली कौन सी है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड कौन सी होगी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या होगी? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों इक्वेशन क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि एक्सिलरेशन कांस्टेंट है। एक्सिलरेशन क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इस वजह से इक्वेशन लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसमें हम देख रहे हैं केस फर्स्ट, व्हेन चार्ज पार्टिकल was initially at rest। अच्छा, चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे, न्यूट्रॉन की बात नहीं होगी। न्यूट्रॉन पे तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। एक चार्ज पार्टिकल है जो रेस्ट पे था, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। अब सडनली मान लो आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन हुआ, इस पे लगा, तो एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, F इक्वल्स टू, इसका चार्ज अगर Q है तो QE। डन। उसकी वजह से क्या आएगा? एक्सिलरेशन आएगा। तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी बताओ, है ना? टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी बताओ, तो बिल्कुल बता सकते हैं। वेलोसिटी या स्पीड आफ्टर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल आफ्टर टी सेकेंड। अच्छा, इस पे राइट साइड में ही फोर्स लग रहा है, तो क्या ये ऊपर या नीचे जाएगा? नहीं, नहीं जाएगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में 1D मोशन ही करने वाला है। तो यहां पर एक ही टाइप की वेलोसिटी निकाल के काम चल जाएगा। जब 2D वाले पढ़ेंगे तो दोनों वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही क्यों लगाई? क्योंकि इसी में टाइम और वेलोसिटी का रिलेशनशिप है। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 प्लस एक्सिलरेशन इनटू टाइम है। एक्सिलरेशन क्या होता है? a इज इक्वल टू एफ बाय एम, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। फोर्स कितना है? क्यू ई बाय एम, ये वैल्यू डाल दी, क्यू ई बाय एम, तो यहां आ गया क्यू ई बाय एम इंटू टी। इतने सिंपल क्वेश्चन आते नहीं है जनरली, बस हम एक वार्म अप टाइप कर रहे हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कि एस डिस्टेंस ट्रेवल करने में, मान लो यहां से यहां तक, ये अलग कलर्स के पेन से लिखता हूं, इसने थोड़ी देर में यहां से यहां तक एस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो इस एस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप ये वाली लगेगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है, प्लस 2, ए कितना है? क्यू ई बाय एम इंटू एस। सिंपल है, डन। और क्या पूछ सकते हैं? अच्छा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगानी पड़ सकती है क्या कभी? S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपसे बोला जा सकता है कि टी सेकेंड बाद, जैसे यहां जो बोला गया ना, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल आफ्टर टी सेकेंड, तो अगर बोलते हैं कि टी सेकेंड बाद कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर चुका होगा, तो ये लगा देंगे, जिसमें 0 हो जाएगा ये, तो प्लस हाफ, और ये क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा है, इससे सिंपल तो क्या ही पूछेंगे, 1D मोशन चल रहा है। ये पार्टिकल एक्सिलरेट हो रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसलिए ये एक्सेलरेट हो रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो तो क्या वो डी एक्सेलरेट होगा? नहीं नहीं नहीं। देखो यहां ये कैसा था? इनिशियली रेस्ट पर था। इनिशियली कैसा था? रेस्ट पर था। तो इसको तो किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगे, ये मूव होना चालू हो जाएगा। ये एक स्कूल का बच्चा है, स्कूल का स्टूडेंट है, टीचर ने कुछ बोला, बात मानने लगा। इसके पास अपनी कोई इनिशियल डायरेक्शन थी ही नहीं,
जैसा बोला वैसा इसने काम किया, रेस्ट पे था ये, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तभी तो 0 ली गई है, इसलिए जो फोर्स लगेगा उसी अकॉर्डिंग ये चलने लग जाएगा। तो इस पे बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, और उसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मास दिया हुआ है तो भी कई बार हम ग्रेविटी को काम नहीं ले तो भी क्वेश्चन बनता है। अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखेंगे थोड़ा सा, उसमें टाइम पीरियड वाला भी मामला आएगा, पर थोड़ा सा झेल लेना उसको। 11th क्लास की तरफ मत जाना, कह रहे 11th टाइम पीरियड आ गया शायद 11th का लॉजिक, ऐसा नहीं है, हो जाएगा इजीली। अच्छा, यहां से एक चीज और क्लियर कर लेते हैं, ये जो वेलोसिटी आई ये आई क्यू ई एम इंटू टी। ये क्यू बाय एम क्या है, चार्ज टू मास रेशियो कई बार गिवन होता है। तो जो वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज अपॉन मास रेशियो के। जितना ज्यादा चार्ज और जितना कम मास होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा उतना तेज फोर्स लगेगा, उतना तेज एक्सेलरेट होगा। और वेलोसिटी या स्पीड जो है प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गई, मतलब जितना देर तक इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा उतना ज्यादा इस पे वेलोसिटी अचीव हो जाएगी। तो अगर एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं, जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दोनों का चार्ज सेम है, साइन अलग अलग है, लेकिन अमाउंट तो क्यू सेम है, लेकिन मास प्रोटॉन का बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा कितना, अराउंड 1800 टाइम्स, 1840 टाइम होता है, ज्यादा है। तो मतलब प्रोटॉन बहुत भारी, बहुत ही ज्यादा भारी है। ई सेम है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है, टाइम मान लो हम सेम देर के लिए एक्सेलरेट होने दे रहे हैं, तो जो वेलोसिटी अचीव करेगा इलेक्ट्रॉन वो काफी ज्यादा वेलोसिटी अचीव करेगा प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि चार्ज तो सेम है लेकिन मास इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम है। मैं इसको दोबारा से समझाऊं, ई टी ये तो कांस्टेंट हो गया, तो वेलोसिटी ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन के लिए मैं क्या लिखूंगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चार्ज तो दोनों का सेम होता है, कट गया, मास ऑफ प्रोटॉन काफी ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ऊपर वाली चीज बड़ी है, छोटी वाली चीज का डिवाइड दे रहे हैं, तो वीई अपॉन वीपी बहुत बड़ा आएगा 1 से, यानी कि वीई बहुत ज्यादा आएगा, ऐसे लिख देता हूं, वीई बहुत ज्यादा आएगा वीपी से। यही तो मैंने बोला था, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन से। छोटे मोटे क्वेश्चन कई बार आते हैं जिसमें चार्ज टू मास रेशियो देके किया हो, उनके लिए इजी रहेगा ये करना। इसको मिटा रहा हूं, एक और चीज समझा रहा हूं। देखो, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, v वेक्टर इक्वल्स टू क्यू टी बाय एम, और ये ई वेक्टर, किसी पे भी वेक्टर मत लगा देना, वेक्टर लगने वाली चीज पे वेक्टर लगेगा। इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट होता चला जाएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर माइनस वाला चार्ज है तो यहां मैं माइनस लगा दूंगा, v वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू टी बाय एम, और ये ई वेक्टर जो ये बता रहा होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, उधर मूव होता चला जाएगा, उस डायरेक्शन में उसकी स्पीड बढ़ेगी, ऐसा ये समझ में आता है। देखो, इस क्वेश्चन को देखने से पहले नेक्स्ट केस हम समझते हैं। केस सेकंड उसको बोला जा सकता है कि जब चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी मोशन में हो, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो इनिशियल वेलोसिटी यू लेके एंट्री ले रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अपने अलोंग ही लेके जाना चाहता है, तो यस अगेन वो एक्सिलरेशन ही फील करेगा ड्यू टू दिस फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई। तो अब कैलकुलेशन में क्या चेंज आने वाला है, जो हम लिख रहे थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो कर रहे थे, जहां पर u जीरो ले रहे थे, अब वो u जीरो नहीं आएगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अगेन u जीरो नहीं आएगा, नॉर्मल सी बात है। अगर इस पॉजिटिव की जगह इसको मैं नेगेटिव ले लूं, इसको मैंने ले लिया नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो यहां क्या होगा, जब उसको भेजा गया तो पहले अंदर गया, इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती गई, क्योंकि अब इसको फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा ऐसे एंट्री लेते, तो इसकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो पहले धीरे होगा, मोमेंटरीली रेस्ट पे आएगा और फिर से वापस पीछे की तरफ एक्सेलरेट होगा, जहां इसको एक्सेलरेट होना चाहिए था, पहले रिटार्ड होगा और फिर एक्सेलरेट होगा। समझ गए बात को। अगर इसकी जगह मैं बोलूं ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इसको रिटार्ड करवाना है, तो इसको रिटार्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अब ऐसा नहीं ऐसे रखनी पड़ेगी।
मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रिटार्ड कराना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट उसको भेजना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे चले, उसको ऐसे भेजना पड़ेगा। ये पहले धीरे होगा, मोमेंटली रेस्ट पे आएगा और फिर इधर जाएगा, इस टाइप का बनेगा। ये क्वेश्चन देखो, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ 100 मिलीग्राम इज थ्रोन इन अपोजिट डायरेक्शन टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में है, मेरी तरफ है, और चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भेज रहा हूं। इफ द चार्ज ऑन पार्टिकल इज इतना इतना, इनिशियल वेलोसिटी दिस, हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंटरीली। मतलब ये जाएगा, रुकेगा, कुछ सेकंड के लिए वापस आएगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ग्रेविटी नीचे लगती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लगता है। ऊपर फेंका, वो अपनी वेलोसिटी लूज करती जाती है, मोमेंटरी रेस्ट पे आती है और फिर नीचे गिरती है। ये कुछ वैसा ही है। अब इसमें जो डेटा दिए हुए हैं उनको हम लिख लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ इतना मिलीग्राम, ये मास दिया हुआ है 100 मिलीग्राम, इसको चेंज करना पड़ेगा किलोग्राम में। तो पहले ग्राम में तो करूं, ये प्रीफिक्स लगाया हुआ है, तो 100 इंटू 10⁻³ ग्राम। फिर इसको किलोग्राम में करना है, तो 100 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, मास कितना आ जाएगा, -3 -6 और ये प्लस का 2, तो 10⁻⁻4 किलोग्राम, ये आ गया मास। और क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है आपको 10⁵ न्यूटन पर कूलम। चार्ज दिया हुआ है 40 माइक्रो कूलम, मतलब 40 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और इनिशियल वेलोसिटी यू दी हुई है 200 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन नहीं होगा, अब रिटार्डेशन होगा, ये हमें पता है, तो माइनस लगा के हम करेंगे अपने आप। तो निकाल लेता हूं, लिखूंगा तो उसको ए ही, तो ए इज इक्वल टू F/m, मतलब QE/m। डन। Q कितना दे रखा है, 40 इंटू 10⁻⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 10⁵। मास कितना दे रखा है, 10⁻⁻4। -4 से ये गया -2 टाइम्स, तो ऊपर बचेगा -2, और ये प्लस का 5 है, तो प्लस का 3, मतलब 40 इंटू प्लस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन है जो रिटार्डेशन का काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इसलिए। तो कितना चलेगा, हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब कई सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि 3 इक्वेशन है, उसमें से कौन सी हम लगाएं। तो हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। तो इक्वेशन है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s। क्यों, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। फाइनल वेलोसिटी कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। इनिशियल हमें पता है, एक्सेलरेशन हमें पता है, तो यहां पर क्या होगा, ये हो गए 0 इज इक्वल टू u², और ये एक्सेलरेशन माइनस का था इसलिए लिख दिया माइनस लगा के। फिर ये इधर आएगा तो माइनस लेके आएगा, तो u² इज इक्वल टू 2s, माइनस से माइनस कट गया, तो s इज इक्वल टू u² अपॉन 2a। u कितना है, 200, तो 200 इंटू 200 अपॉन 2, और एक्सेलरेशन कितना है, 40 इंटू 10⁻3। अब क्या क्या उड़ा सकता हूं मैं, देखो 10⁻3 है, ये 3 डिजिट और ये 4, तो 1 2 3 4 उड़ गए, ये 2 से ये उड़ गया, तो 1/2, मतलब 0.5 मीटर। मीटर में क्यों आया, क्योंकि सारी मैंने SI में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो एकदम बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं जेई का। अ बॉडी हैविंग स्पेसिफिक चार्ज 8 माइक्रोकूलम पर ग्राम। अब बहुत सारे लोगों को तो ये समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है। स्पेसिफिक चार्ज मतलब होता है चार्ज अपॉन मास, मतलब ये Q/m दिया हुआ है। इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। It starts moving towards the wall when a uniform electric field of 100 volt per meter is applied horizontally towards the wall. If the collision between body and the wall is perfectly elastic, then the time period of motion. देखो कुछ कुछ चीजें यहाँ समझनी पड़ेगी जो कि 11th की है, डरना मत। जिनकी 11th वीक हो कोई बात नहीं, सबकी वीक होती है ज्यादातर लोगों की, और अगर 11th बहुत अच्छी होती तो भी तो उसको रिवाइज करते रहना पड़ता ना। देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, यहां से चालू करते हैं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब है जितनी स्पीड से टकराएगा उतनी स्पीड से वापस आएगा, मतलब रिबाउंड उतनी स्पीड से होगा, क्योंकि उसका जो फैक्टर ई होता है वो 1 होता है। समझ गए, जैसे समझ लो चाइना की कोई बॉल आती है टकरा के वापस अप्रोक्स उतनी हाइट पे आती है, तो अप्रोक्सीमेटली इलास्टिक कोलिजन होती है। लेकिन ये तो परफेक्ट इलास्टिक है, अगर 10 से टकराएगा 10 से वापस आएगा, 20 से टकराएगा 20 से वापस आएगा, तो हमें पता लगाना है कितने से टकराएगा।
अल्टीमेटली कितने से ये टकराएगा, फाइनल स्पीड क्या होगी। अच्छा टकराएगा क्यों, क्योंकि इधर इस डायरेक्शन में जो है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, एक्सेलरेट होगा, मतलब इस पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, जो बताया नहीं गया है कि डायरेक्टली कितना है, लेकिन इन्होंने ये दे दिया Q/m। अब इसको समझो अच्छे से, मतलब बेस तो वही है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, तो अभी तक हमने बस पढ़ा था एक्सेलरेट हो रहा है एक्सेलरेट हो रहा है, इन्होंने बीच में चीज लगा दी बस कि टकरा के वापस आने वाली बात। तो जाके आने में कितना टाइम लगेगा, वही टाइम पीरियड है, वही बताना है, कोई SHM वगैरह वाला नहीं है इसमें सिस्टम। तो Q/m दे रखा है 8 माइक्रो कूलम पर ग्राम। ये मूछ वाला जो U है ये माइक्रो है, मतलब इसका मतलब होता है 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, तो -3 किलोग्राम, तो ये -3 से -3 गया, तो 8 इंटू 10⁻³ कूलम पर किलोग्राम, ये आया Q/m का रेशियो हमारे अकॉर्डिंग जो इन्होंने दिया था। ठीक है, इसको मैंने यही बदल लिया, जो डिस्टेंस दे रखी है S, इसको मैंने लिख लिया 10 इंटू सेंटीमीटर, मतलब -2 मीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर, ताकि गलती से भी गलती ना हो जाए। ठीक है, इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड वॉल व्हेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो पहले मैं एक्सेलरेशन निकाल लूं, क्या कितने से एक्सेलरेट हो रहा है, वो इजी हो जाएगा करना मुझे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m। F कितना है, फोर्स कितना है, QE/m। Q/m ही तो दिया है, ये Q/m की वैल्यू तो कितनी आई है 8 इंटू 10⁻³ और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 100, तो मतलब 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। डन, एक्सेलरेशन आ चुका है। अब हमें देखना ये है, दो तरीके से कर सकते हैं, देखो मैथ से हम ये पता कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, वो भी पता कर सकता हूं मैं, वो यहां से निकाल लेते हैं। S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। शुरू में कैसा था, ये रेस्ट पे था, तो U कितना है इसका, U 0 है, तो S कितना आ जाएगा 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 0.8, मतलब 8/10, और ये T स्क्वायर, S की तो वैल्यू डालेंगे अभी, ये हो गया T स्क्वायर, और S की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻1 यानी कि 0.1, तो ये हो गया 0.1, तो या 1/10 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मैं सेम सेम लिख देता हूँ, ये हो गया 0.8 और ये 2 0.4, और ये आ जाएगा 0.1 इक्वल्स टू 0.4 T स्क्वायर, ये नीचे जाएगा, तो 0.1 अपॉन 0.4 इक्वल्स टू T स्क्वायर, मतलब T स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, मतलब T इक्वल्स टू हाफ सेकेंड। देख लूं आ रहा है कि नहीं, चलो हाफ सेकेंड इसको जाने में लगेगा, डन। आने में कितना लगेगा, हाफ सेकेंड ही लगने वाला है, रीजन मैं बताता हूं, फिर उसको कर लेंगे सॉल्व। 0 से समथिंग कुछ वेलोसिटी अचीव हुई होगी इसको एक्सेलरेट होने की वजह से, 0 से इसकी वेलोसिटी 0 से v हुई होगी पर्टिकुलर कोई एक्सेलरेशन की वजह से। अगेन जब टकरा के आ रहा होगा, टकराते इसकी वेलोसिटी v है और इधर आ रही है, फिर से वो 0 हो जाएगी, क्योंकि रिटार्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बदल रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, समझ लो कि पहले इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, आसानी है उसको जाने में, फिर जब वो टकरा के आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी उसी डायरेक्शन में, तो उसको रुकावट हो रही है, रिटार्ड हो रहा है, लेकिन रिटार्डेशन भी उतना ही है जितना पहले एक्सेलरेशन था, तो एक्सेलरेट होने में 0 से v में जितना टाइम लगा उतना ही रिटार्ड होने में टाइम लगेगा, तो यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ माइनस है, तो पहले टाइम लगा हाफ, तो आते टाइम भी टाइम लगेगा हाफ, तो टोटल 1 सेकेंड होगा, यही आंसर है। पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बता देता हूं आपको पूरा सॉल्व करके। चलो देखो, हमें पता है कि वेलोसिटी भी तो निकाली जा सकती थी ना, बिल्कुल आसान है वेलोसिटी निकालना, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, टकराने से पहले की वेलोसिटी, अब ये मत बोलना टकराने के बाद तो इधर हो रही है, टकराने से जस्ट पहले की वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू यू कितना है 0 प्लस हाफ कितना है 0.8 इंटू टाइम, ये नहीं 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 इससे नहीं निकालेंगे, रुको, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहां से v स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 है 2 इंटू 0.8 इंटू s 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में कर दूं इसको, तो v इज इक्वल टू 16/100 रूट में, तो ये 4/10, मतलब 0.4 मीटर पर सेकेंड, तो कितना टाइम लगा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, तो यहां से हो गया v इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन 0.8 इंटू टाइम, v की जगह लिख दूंगा 0.4 और ये टाइम,
तो ये 0.8 नीचे जाएगा तो अगेन कितना आ गया 1/2 सेकेंड। देखो दोनों तरीकों से सही आ गया। जाने में कितना टाइम लगा, इस वेलोसिटी को अचीव होने में कितना टाइम लगा 1/2 सेकेंड। डन। अब जब रिपीट होगा, जब ये टकरा के आ रहा होगा, अब मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, जस्ट ये टकराया, टकराते इसकी स्पीड अगेन कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड ही है, हाँ 0.4 मीटर पर सेकेंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, मतलब ये रिटार्ड हो रहा है। कितने से रिटार्ड हो रहा है 0.8 से रिटार्ड हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसकी। फाइनल वेलोसिटी कितनी होने वाली है इसकी इस बार 0। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब लगा सकता हूं क्या, क्योंकि ये मुझे पता है 0.4 है, ये मुझे पता है 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन मुझे पता है, तो 0 इज इक्वल टू 0.4 माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है इस बार, ए कितना है 0.8 इंटू टाइम, ये इधर जाएगा माइनस का 0.4 हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस का 0.8 इज इक्वल टू टी। तो टी इज इक्वल टू आते टाइम कितना लगा अगेन, तो प्रूव हो गया, जाते टाइम हाफ सेकंड लगा, आते टाइम भी हाफ सेकंड लगा, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया 1 सेकंड, आधा प्लस आधा 1 सेकंड। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और इससे ज्यादा अलग टाइप के क्वेश्चन 1D मोशन में तो मैंने अभी नहीं देखे, आपको कुछ आए तो आप बताना। 2D मोशन पे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो नेक्स्ट लेक्चर उसी का आएगा।